देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में तख्ता पलटों का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार आर्मी चीफ्स ने सत्ता तख्ता पलट करके अपने हाथों में ले ली है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ है। इस बार बिना सड़कों पर उतरे पाकिस्तान की फौज ने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ संविधान में संशोधन करके किया गया है, यानी इसको कानूनी वैधता दे दी गई है। लेकिन इसका असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी तानाशाह के दौर में दिखता था, और वो भी सैन्य तानाशाह के दौर में। तो आज की जो कहानी है वो सिर्फ पाकिस्तान की सेना की नहीं है। ये कहानी बताती है कि भारत की सीमा के उस पार अब एक अलग तरह की शक्ति तैयार हो रही है, जिससे आने वाले सालों में भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। तो ये कहानी जो है वो आसिम मुनीर की है। आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की सेना में एक ऐसे पद पर पहुंच गए हैं जिससे भारत को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 50 साल बाद हुआ है सबसे बड़ा सैन्य बदलाव। 1 नवंबर से पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ है। इस एक संशोधन ने पूरा सैन्य ढांचा उलट कर रख दिया है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पाकिस्तान ने CJCSC यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नाम की पोस्ट को खत्म कर दिया है। ये वही पोस्ट थी जो 1976 में 1971 की हार के बाद बनाई गई थी। अब उसकी जगह पर एक नई पोस्ट आई है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF, और इस पोस्ट पर बैठ गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यानी अब वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक पूर्ण कमांडर बन गए हैं। CDF का पद संभालने के बाद उनके पास पूरा नियंत्रण आ गया है। अगले 5 साल के लिए उनका टर्म भी फिक्स हो गया है और वो दोबारा भी इसी पोस्ट पर फिर से आ सकते हैं। यानी पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पद पहली बार बनाया गया है जिसके पास प्रधानमंत्री के बराबर या उनसे भी ज़्यादा शक्तियां मानी जा रही हैं। मुनीर अब सबसे ताकतवर आदमी। इस संवैधानिक संशोधन ने आसिम मुनीर को ऐसी शक्तियां दे दी हैं जो पहले किसी आर्मी चीफ के पास नहीं थी। सबसे पहली है प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। पाकिस्तान में राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। अब उसी तरह की सुरक्षा आसिम मुनीर को भी मिल गई है। कोई मुकदमा, कोई पूछताछ, कोई जांच, कुछ भी नहीं होगा। न्यूक्लियर कमांड पर सीधा नियंत्रण। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मुखिया अब वही बनेगा जिसे मुनीर सलाह देकर चुनवाएंगे। मतलब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की चाबी सीधे मुनीर के प्रभाव में आ गई है। और तीसरा है प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स पर पकड़। एयरफोर्स और नेवी के टॉप लेवल प्रमोशन अब मुनीर की सिफारिश से ही होंगे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति जो पहले सरकार करती थी उसे भी अब मुनीर ही रेकमेंड करेंगे। पाकिस्तान की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? वैसे तो पाकिस्तान में पहले ही हाइब्रिड डेमोक्रेसी कही जाती थी, जहां नागरिक सरकार जरूर चुनते थे लेकिन असली शक्तियां सेना के पास ही होती थी। लेकिन अब इस संशोधन के बाद तस्वीर कुछ और बदल गई है। संसद ने खुद सेना को सर्वोच्च शक्ति दे दी है। प्रधानमंत्री अब सेना प्रमुख के अधीन जैसे दिख रहे हैं। सेना सीधे शासन में नहीं आई, लेकिन नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और रक्षा विशेषज्ञ नईम खालिद लोदी ने कहा, फील्ड मार्शल मुनीर इज नाउ द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। और ये बात अब सभी लोग मान रहे हैं। पर ये फील्ड मार्शल आखिरकार हैं कौन? 2019 में इमरान खान ने इन्हें अपनी बीवी की जासूसी के चलते अचानक ISI चीफ के पद से हटा दिया था। लेकिन जैसे ही इमरान सत्ता से हटे, मुनीर की किस्मत बदल गई। 2022 में आर्मी चीफ बने, 2024 में फील्ड मार्शल बने और 2025 में पाकिस्तान के सुपर मिलिट्री चीफ। उनके पास अब मुशर्रफ के बराबर शक्तियां हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने सत्ता हथियाई नहीं, बल्कि सत्ता उन्हें गिफ्ट के रूप में दे दी गई है। पर पाकिस्तान को इस बदलाव की जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आज 3 बड़े संकटों से गुजर रहा है। पहला है TTP का खतरा, यानी तालिबान लिंक्ड मिलिटेंसी। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है और TTP पाकिस्तान में हमले बढ़ा रही है।
दूसरा है आर्थिक पतन। पाकिस्तान में रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और IMF का दबाव भारी है। तीसरा है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और 87 घंटे का संघर्ष। मई में भारत ने पाकिस्तान और POJK में आतंकवादी ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इसके बाद पाक सेना की प्रतिष्ठा गिरी थी और मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था। उसके बाद से राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि जितनी ज़्यादा शक्ति सेना को दी जाएगी उतनी ज़्यादा स्थिरता होगी, और यही जो सोच है वो इस 27th अमेंडमेंट को लेकर आई है। अब भारत के लिए इसका मतलब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। भारत को अब एक व्यक्ति निर्णय प्रणाली से निपटना होगा, यानी चाहे LOC पर तनाव हो, चाहे आतंकवादी लॉन्च पैड की सुरक्षा का मुद्दा हो, सारे के सारे फैसले आसिम मुनीर अकेले लेंगे। इससे दो बड़े खतरे बढ़ सकते हैं। बिना राजनीतिक सोच विचार के पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सैन्य प्रतिक्रिया हो सकती है। कश्मीर फ्रंट पर अनप्रेडिक्टेबल मूव्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन और आक्रामक हो सकती है। आर्मी के हाथ में न्यूक्लियर कीज होने का मतलब है नो फर्स्ट यूज जैसी कोई राजनीति आधारित रिस्ट्रेंट नहीं अब बचेगा। भारत को अपनी न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और मजबूत करने होंगे। भारत पाक कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स बदल सकते हैं। मई वाले 87 घंटे के संघर्ष में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत सीमित रही, लेकिन अब मुनीर अपनी शक्ति दिखाने के लिए LOC पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। POJK में ज़्यादा सैन्य तैनाती हो सकती है, आतंकवादी फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है, और ये सब काम मुनीर अकेले कर सकते हैं। चीन की भूमिका भी पाकिस्तान में बढ़ेगी। मुनीर के आने से चीन को फ़ायदा होगा। CPEC, ग्वादर और सैन्य सहयोग, इन सब पर सेना ज़्यादा फोकस करेगी, और भारत के लिए इसका मतलब रहेगा पाकिस्तान और चीन दोनों का सैन्य दबाव। तो मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक नक्शे पर एक नया दौर शुरू हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले कई साल पाकिस्तान के वास्तविक शासक बने रहेंगे, बिना प्रधानमंत्री बने और बिना तख्ता पलट किए, सिर्फ एक अमेंडमेंट की ताकत से। भारत के लिए ये समय और भी सतर्क होकर आगे बढ़ने का है। सीमा पर कूटनीति में और सैन्य आधुनिकीकरण में हर कदम सोच समझकर रखना होगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इस चाल से भारत कैसे निपटेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।